ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सो टुडे इज शिवरात्रि। शिवरात्रि के पीछे इंडिया में काफी सारा, 2 मिनट के लिए बोलूंगा क्योंकि इट माइट हेल्प यू इन योर फ्यूचर प्रोबेबली। शिवरात्रि के पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे एक्चुअली 3 लॉजिक है, ऐसे 3 डिफरेंट स्टोरीज है, उसमें से एक साइंटिफिक रीजन है, बाकी 2 स्टोरीज है। अब आपको उसमें से कौन सी लेना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि 35,000 रफली 35,000 ईयर्स एगो फर्स्ट टाइम, ऐसा कहा जाता है, शिवजी इस धरती के ऊपर प्रकट हुए थे। एंड व्हेन ही केम टू अर्थ, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है शिवजी को। वाई स्वयंभू? बिकॉज ही इज नॉट बॉर्न टू समवन एंड देयर इज नो डेथ फॉर हिम। स्वयंभू मतलब खुद ही से जन्मे हैं, खुद ही से चल रहे हैं, काइंड ऑफ। सो जब वो 35,000 ईयर्स पहले अर्थ के ऊपर प्रकट हुए थे तो उन्होंने पूरी मानव जाति को देखा और बोले अरे रे 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 रे। सो ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज एंड वेंट इनटू मेडिटेशन। मतलब 35,000 साल पहले एक खतरनाक दिव्य शक्ति यहाँ प्रकट हुई, उसने सबको देखा, डिसअपॉइंटेड। सो ही वेंट इनटू मेडिटेशन और उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। इट इज सेड दैट फॉर 35 ईयर्स ही वॉज इनटू मेडिटेशन। 35 साल तक ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग द मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन 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 मेडिटेशन। 35 साल तक बस उतना ही करते। बैठो जल्दी, पढ़ाते वक्त एंट्री नहीं लेने का कभी भी। क्लास की लड़की है, खुद भी नहीं नहीं, इस चीज के ऊपर कभी कुछ नहीं चलेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। क्लास की लड़की है, ठीक है, बाहर के लोगों के बारे में तुम कुछ बोलते हो, एक्चुअली वो भी नहीं चलना चाहिए, बट क्लास से फिर फनी खत्म हो जाएगा और तुम सो जाओगे। बट एटलीस्ट दोज पीपल और एटलीस्ट दोज गर्ल्स और द औरतें जिनको तुम जानते हो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट इट बी, समझ जाओ जल्दी, थोड़ा सा तो मैच्योरिटी जिंदगी में आ जावे, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो शिवजी प्रकट हुए और ही सडनली सब लोगों को देखा, डिसअपॉइंटेड, स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ठीक है। 35 साल तक वो मेडिटेशन करते रहे, डे इन डे आउट मेडिटेशन, डे इन डे आउट मेडिटेशन। लोग उनके पास जमा हो गए और लोग देखने लग गए कि भाई ये आदमी उठता ही नहीं है, मेडिटेशन में बैठा सो बैठा ही है, 35 साल से कुछ इधर उधर नहीं। सो एक्चुअली इससे हुआ क्या, जो अननेसेसरी क्राउड था ना वो बोर हो गया कि इसको क्या देखे, इनमें आंखें बंद करके बैठा है, अब इनको क्या ही देखे हम। सो अननेसेसरी क्राउड था, वो बोर हो गया। जिनका पेशेंस खत्म हो सकता था वो बोर हो गया, जिनको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हो रहे थे वो भी बोर हो गए। और ऐसा करते करते लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग जमा थे उनमें से लाखों के लाखों निकल गए, कुछ सिर्फ 7 लोग बचे 35 ईयर्स के एंड में, जो सिर्फ उनके सामने जाके बैठे रहे। बोले ये आदमी कुछ तो भी अलग है, 35 ईयर्स तक के एक ही जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, कुछ तो भी अलग है, इसका कुछ तो भी है, हमको भी चाहिए। ऐसे 35 साल तक कोई बैठ कैसे सकता है? तो 7 लोग थे जो उसके सामने बैठ के सिर्फ देखने लगे कि आंखें कब खोलेगा। So one fine day, Shivji just opened his eyes and he sees 7 people sitting in front of him. और उनको इतना अच्छा लगा, बोले मैं जितना डिसअपॉइंटमेंट इस दुनिया से मानता था उतना ये है नहीं। कुछ तो लोग हैं जो सच में पेशेंस रखते हैं, कुछ तो लोग हैं जो सच में ये जानते हैं कि शांत बैठने से भी कुछ होता है। तो दीज आर दो 7। तो शिवजी का जो डिसअपॉइंटमेंट था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू प्लेजर, द प्लेजर कन्वर्टेड टू एक्सटेसी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ जॉय। एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, तो उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, जिसे हम रुद्र अक्ष कहते हैं, रुद्राक्ष। एंड ऑल दीज अक्षा स्टार्टेड गोइंग एंड गोइंग, जिससे रिवर्स वगैरह वो मिक्स हुए, अलग अलग झाड़ों जगह पे वो जा जाके रुद्राक्ष के पेड़ उगना शुरू हुए। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर ऐसा कहते हैं व्हेन ही ओपनड हिज आईज ही स्टार्टेड क्राइंग, एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेड दोस 7 पीपल एज हिज डिसाइपल्स। और उन्होंने जितना शिव जी को ज्ञान था वो सब ज्ञान शिव जी ने ये 7 लोगों को भर भर के दिया। अगले 35 साल तक इन्होंने 35 साल तक वेट किया, अगले 35 साल तक शिव जी ने कंसिस्टेंटली इनको ज्ञान देते रहे देते रहे देते रहे, और 7 जो लोग थे वो उस ज्ञान से शिव जी को एब्सॉर्ब करते रहे। इतना ज्ञान दिया कि इट इज सेड दैट वन फाइन डे दे बिकम लाइक शिवा, कि वो खुद शिव जी ही बन गए। और फिर उनको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया एज अ सप्तर्षि। दैट इज अ स्टोरी ऑफ 7 पीपल। सो जिस दिन, पहला स्टोरी ये है, जिस दिन शिवजी ने ये 7 लोगों को इनिशिएट किया एज अ डिसाइपल, दैट डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज महाशिवरात्रि।
ये एक उसके पीछे का पहला स्टोरी है। तो 7 लोगों ने शिवजी से जिस दिन दीक्षा ली, दैट इज कॉल्ड एज महाशिवरात्रि। शिवजी बहन ओपन आईज एंड एक्सेप्टेड देम एज डिसिपल, इज कॉल्ड एज महाशिवरात्रि। शिवरात्रि जस्ट वो 7 लोग अब उसके बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में शिवजी ने दिए हुए ज्ञान को फैलाने के लिए निकल गए। एंड जिस जिस एरिया में जो जो गया पर्सन, उस पर्सन ने उस ज्योग्राफी को, नॉट ओनली ज्योग्राफी, उस टेरिटोरियल वाटर्स को खुद के एनर्जी से, खुद के लर्निंग से उस एरिया को बहुत स्ट्रांगली सर्च करना शुरू कर दिया। एंड दैट्स व्हाई, हैव यू एवर means analyzed or not, I don't know, but there are 7 continents and there are 7 seas. This is the reason behind the same, because 7, probably this is the reason behind the same, because there are 7 Saptarishis who went into 7 different directions and created 7 different paths of yoga, जिन पाथ के ऊपर अलग अलग पॉपुलेशन चलना शुरू है। एंड दोज पाथ आर डिसाइडेड एज पर ज्योग्राफी। आप जिस टाइप का योगा और मेडिटेशन इंडिया में सिखा सकते हो, वो तुम सेम टाइप का योगा मेडिटेशन अंटार्कटिका और अलास्का में नहीं सिखा सकते। 6 महीने तो बर्फबारी झेलती है। जिस टाइप का मेडिटेशन आप सिखा सकते हो यूएस में, उतना आप सहारा डेजर्ट के अंदर अफ्रीका वगैरह में नहीं सिखा सकते। सो दीज 7 पीपल अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी प्रीच देयर ओन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगास। सो दिस इज, एंड हमारे साउथ एशिया में जो वेंडर कर रहे थे इंडिया में, इफ यू गो टू साउथ इंडिया, वहां की धरोहर काफी हद तक के मेंटेन की गई है, बिकॉज अंग्रेज और मुगल्स वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए इफ यू गो टू साउथ इंडिया, विल नो हमारे यहाँ पे जो ऋषि घूमते थे, ही इज कॉल्ड एज अगस्त्य ऋषि। सप्तऋषि में से द अगस्त्य ऋषि वाज द कंसिडर्ड एज पायोनियर ऑफ इंडियन योगिक सिस्टम। अगस्त्य के बाद में फिर बहुत सारे आए, सुनीरा, पतंजलि वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर योगा और मेडिटेशन को प्रीच किया। ऐसा कहा जाता है अगस्ती हैज, जितना उन्होंने प्रचार किया है योगा मेडिटेशन का ऑल ओवर इंडिया में, उनका मिनिमम एज 400 साल से 1400 साल तक बीच में किधर भी रह सकता है। दैट मच वर्क ही हैज डन इन द साउदर्न एशियन पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये पहला स्टोरी है। सो व्हेन द 7 disciples are being preached, that day is celebrated as महाशिवरात्रि। सेकंड, इसके पीछे एक और मस्त वाला स्टोरी है कि शिवजी अपने ध्यान में जब मगन थे, आफ्टर प्रीचिंग दो 7 स्टूडेंट्स, ऑल 7 स्टूडेंट वेंट वेंडरिंग और अपने अपने टीचिंग्स लेके गए थे, और शिवजी अपना अपना एंड वाला टाइम बिता रहे थे, और उनको ऐसा था कि चलो अब इसको छोड़ के जाते हैं, इस प्लैनेट को छोड़ के जाते हैं। एट दैट टाइम व्हेन शिवजी वाज टोटली इनटू मेडिटेशन, पार्वती जस्ट सॉ हिम, कि शी जस्ट सॉ हिम कि भाई देयर इज अ फ्लैम्बॉयंट एनर्जीज वाला एक पर्सन है, एंड पार्वती माँ जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द शिवजी। सो शी कैनॉट हेल्प हर एक्सेप्ट फॉर बीइंग डिस्टर्बिंग टू शिवा, एंड शिवजी मेडिटेशन में मग्न थे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। सो पार्वती माँ ट्राइड टू डिस्टर्ब हिम बाय नुक्स एंड कून्स, बट शिवजी डिडंट इवन आंख भी नहीं झपकी उन्होंने। ही वाज वेंट इनटू देन पार्वती डिसाइडेड वन पॉजिटिव वे कि मैं इस आदमी का अटेंशन कैसे सीख करूं, एंड शी डिसाइडेड कि आई विल ऑल्सो डू साधना टिल दिस लेवल कि मेरी एनर्जीज भी इतनी फ्लैम्बॉयंट हो जाए, तो माइट बी सम फाइन डे ही विल ओपन हिज आई एंड ही विल लुक एट मी। अगर मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं तो एक दिन शायद ये अपनी आंख खोल के मेरे तरफ देखेंगे। एंड पार्वती ऑल्सो वेंट इन टू प्रगाढ़ साधना। For many years, she doing sadhana in and out, yoga, meditation, in and out, in and out. And one fine day, she reached to the peak of the energies, and शिवजी को खुद के meditation में महसूस हुआ कि there is some other person also here who is matching his level of energies, his level of patience, his level of peace, his level of attitude. So he just opened his eye and he didn't saw Parvati, he saw the epitome of Shakti. ठीक है, पार्वती ने साधना कर करके वो इस लेवल पे पहुंच गए थे कि शी बिकम एपिटोम ऑफ शक्ति, एंड दैट डे शिवजी डिसाइडेड कि आई विल मैरी विद द पार्वती, एंड देयर मैरिज इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज महाशिवरात्रि। एक्चुअली द स्टोरी लर्निंग इज महाशिवरात्रि इज यू नो कोलैबोरेशन ऑफ द पेशेंस एफर्ट। ये एक संगठन है, महाशिवरात्रि एक ओकेजन है जिस दिन आपका पेशेंस, आपका एफर्ट्स, आपकी शक्ति, इन सब चीजों को मेल मिल जाता है आपकी किस्मत से। सो पार्वती इज प्योर एफर्ट्स, प्योर पेशेंस, प्योर शक्ति,
और वो अपनी किस्मत से मिल गए, दैट इज शिव जी, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आल्सो महाशिवरात्रि इज बीइंग सेलिब्रेटेड, एंड दिस इज आल्सो सेलिब्रेटेड बिकॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड हैज स्पोक something beautiful to his 7 disciples, which is being spreaded across the world, and that's why the Mahashivratri is also said. हमारे स्टूडेंट्स फेस के लिए क्या लर्निंग है? सर इतनी बड़ी स्टोरी बोल दी, हमारे लिए क्या लर्निंग है? Whenever you feel like कि someone is not looking at you, but you deserve the look. Whenever you feel like कि someone is not watching you, but you deserve that glare. When you feel like कि some kind of success is not just made for you, but you deserve that success, what you do is you stay patient. You do your sadhana. You do your sadhana in and out, day in, day out, day in, day out, day in, day out. Make your energies, make yourself to such a peak कि someday किस्मत को भी आँख खोलनी पड़ेगी. That day will be a private Mahashivratri for you. Your efforts and किस्मत दोनों एक दिन एक साथ मिल जाएंगे. That is a learning which is being given by the Mahashivratri. इंडिया में ऑकेजन बहुत पहले बहुत स्ट्रांगली सेलिब्रेट होता था. थैंक गॉड अभी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है. बट दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑकेजन्स जो सेलिब्रेट करना चाहिए. क्यों? इसका एक साइंटिफिक रीजन है. इसरो बोलो, नासा बोलो, या कोई भी दुनिया की रिसर्च प्लानिटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि टुनाइट इज द नाइट जब एंटायर सोलर सिस्टम, फॉर दैट मैटर एंटायर यूनिवर्स, in a year out of 365 days, entire universe conspires to make you a very beautiful human being. Every universe, every part of this universe conspires that a human on the planet Earth, specifically northern hemisphere, हम northern hemisphere में आते हैं, इनके एनर्जीज नेचुरली अपसर्ज रहते हैं. नेचुरली अपसर्ज मतलब आपके एनर्जीज बहुत अच्छे नेचुरली वाइब्रेंट रहेंगे आज के दिन, आज की रात. So whoever take the advantage of the same, whoever don't go to sleep today, whoever do meditation throughout the night today, not at least meditation, dance throughout the night today, will be having a high beneficial values over a period of time. If day in, day out, every single year you celebrate a Mahashivratri without sleeping, many wonders can happen to you. ठीक है? सर पर ऐसे मतलब रात भर सोने का नहीं, मतलब क्या करने का? Just keep your spinal cord erect, don't sleep, और हो सके तो मेडिटेशन करो, हो सके तो डांस करो, हो सके तो बहुत अच्छी आपको और जो चीज़ें आ सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्टिक, म्यूजिक एक्सेट्रा, जस्ट डू दैट. ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवेक, बिकॉज आज के दिन पूरी प्लानिटरी सिस्टम सिर्फ एक टारगेट के साथ लगी हुई है कि आपकी डाउनफॉलिंग एनर्जीज को अपसर्ज करके अपवर्ड लेके जाना. दिस इज जस्ट, तुम किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में महाशिवरात्रि का प्लानिटरी ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, आपको समझ में आएगा कि एंटायर प्लानिटरी सिस्टम, एटलीस्ट दिस सोलर सिस्टम, सन एंड मून जिसका हमारे ऊपर बहुत तगड़े तरीके से असर होता है, दोज आर इन द पोजीशन कि आपको बेटर ह्यूमन बीइंग आज ही की रात में कुछ अच्छा एडवांटेज दे पाए. ऐसा नहीं होगा कल सवेरे उठते से तुम गौतम बुद्धा बन जाओगे. आई विल सर, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन. ऐसा समझ लो जो साल भर में एनर्जी अपसर्ज नहीं हो सकता, वो आज की रात में 365 दिन का एक दिन में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट विच इज माइट इवन अफेक्ट यू 0.1%, उतना मिनिमम होगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है? सो ट्राई कीजिए. अलग अलग टाइप के मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो. ट्राई दिस. ठीक है? आगे बढ़े. आज बोलो, मेडिटेशन वगैरह किया है जिंदगी में कभी कि किया ही नहीं है? लाइफ में किया है या नहीं है? मैंने लिया था रेगुलर बैच के अंदर. सो गुड. मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी, अभी मैंने इंटर के बैच के ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर में मेडिटेशन लिया. नॉर्मली आई कंडक्ट दिस सेशंस फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने को, तो उसको आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो. ठीक है? और आज रात को मेडिटेशन कर सकते हो. ठीक है? मैथ्स पढ़ाने वाला है. हाँ, सॉरी, रात में कितनी देर तक जागना? सारी रात. मेरे को बता, प्लैनेट क्या 2 बजे के बाद चेंज हो जाएंगे क्या? ऑब्वियसली द प्लैनेट विल स्टे थ्रू आउट द नाइट एज इट इज. ठीक है? और जिसको ये लगता है कि हाँ ये सब फालतूगिरी, इससे क्या ही फर्क पड़ता, नहीं, सो मत जाओ. आई हैव जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट थिंग, आपको पता है कि समंदर में हाई टाइड लो टाइड आते हैं. किस वजह से आते हैं? किस वजह से आते हैं हाई टाइड लो टाइड? मून की ग्रेविटी की वजह से.
ये साइंटिफिकली प्रूवन है? अरे बोलो हाँ या ना। समंदर में पानी है, पूरा पानी है, हाई टाइड लो टाइड मून की वजह से आते हैं, बोलो हाँ या ना। दूसरा साइंटिफिक सेंटेंस एक और बोलता हूं, दिस बॉडी इज 70% वाटर। कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर क्या ही ग्रहों का फर्क पड़ जाएगा। पड़ता है थोड़ा सा, हाँ, एफर्ट्स का ज्यादा पड़ता है, हम क्या करते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, पर इनका प्रभाव ही नहीं पड़ता ऐसा नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि तुम किसी चीज की तरफ बहुत जोर से दौड़ रहे हो एंड विंड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो तुम उतने फास्ट दौड़ नहीं पाओगे। वही तुम किसी चीज की तरफ बहुत जोर से दौड़ रहे हो और तुम्हारे ही डायरेक्शन में विंड आ रही है, तो तुम जोर से दौड़ पाओगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस और नो? तो दिस बॉडी इज 70% वाटर। अगर समंदर जितने पानी के ऊपर चांद का फर्क पड़ सकता है, तो सर मेरे अकेले के 70% बॉडी के ऊपर क्यों पड़ेगा? इफ यू डोंट नो, 7 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, 7 बिलियन पीपल का 70% वाटर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट 7 बिलियन पीपल हैविंग 70% वाटर कंटेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो ये चीज को याद रखिएगा। जिसको भी और साइंटिफिक एविडेंसेस चाहिए महाशिवरात्रि के, सर्च यूट्यूब, गूगल, अच्छी चीजें भी सर्च कर लिया करो कभी। दे विल हेल्प यू। ठीक है, डजंट मैटर ऑफ विच कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वॉट एवर इट मे बी यू आर, दिस नाइट इज एफिशिएंट इन एवरी वे। ठीक है, गो साइंटिफिकली, गो गुड, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? जोर से बोलो सर नो। सो हम थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, हम जा रहे थे मॉड्यूल के थ्रू, बोलो हाँ है ना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर मेंशन किया था आपको। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ ऑफर कितने होते हैं बच्चों? 7। सर कैन वी रीड भागवत गीता थ्रू आउट द नाइट? हाँ हाँ बिल्कुल। सी, आई विल गिव यू प्रायोरिटी। फर्स्ट, ट्राई मेडिटेशन। ठीक है सर, मेरे को कोई मेडिटेशन नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। सर वो भी नहीं करना, बैठिए, लेग्स क्रॉस कीजिए, हैंड अपवर्ड ओपन रखिए और सिर्फ ब्रेथ के ऊपर ध्यान दीजिए कि ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है, ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ जा रही है, दैट्स इट। दैट मैक्स यू कैन डू। इससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब तक ब्रेक आती है, ब्रेथ आ रही है, तब तक जिंदा हो ना, मतलब। इससे तो बुरा और क्या बताऊं इससे ज्यादा। सो जस्ट वॉच योर ब्रेथ, दैट इज इनफ। सर रात भर सिर्फ ब्रेथ को देखूं, रात भर सिर्फ सांस को देखूं मेरे, अभी जब तक दूसरी सांस नहीं आती इसी को देख लो। यस और नो? सो इसी को देख लो, ट्राई करो कि इसी को आप देखो। और इजंट इट वंडर, इजंट इट शॉकिंग कि जो चीज पिछले 18 सालों से डे इन डे आउट आ रही है, जा रही है। एक आदमी पता है, एक आदमी दिन में, एक मिनट में 10 से 12 ब्रेथ लेता है। सो एक घंटे में 600 से 700 ब्रेथ, और 24 घंटे में I don't know how much it is, and multiplied by minimum 6,000 days, right? इतने ब्रेथ हो गए और तुमने एक भी बार गौर से उसको नहीं देखा यार। Isn't it shocking? तुम्हारी है ना कि किसी और की है? So just look at it. ठीक है? I will tell you, I have seen my breath for in a meditation for nearly 4 years at a stretch. मैं एवरी डे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, जब मेरे को मेडिटेशन का फैसिनेशन था कि आई डिसाइडेड नहीं, आई वांट टू बी मेडिटेटिव, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। सो आई यूज्ड टू वॉच एवरी डे 2 hours, 3 hours. What I used to do, I just watch my breath at just this thread, coming in, going out, coming in, going out, coming in, going out. 2 hours just this. कोई भी दूसरा थॉट आया, आई से नेक्स्ट, आई वॉच माई ब्रेथ, कमिंग इन, गोइंग आउट, कमिंग इन, गोइंग आउट। आई डन दिस फॉर 4 years, and you just hope what kind of wonders it can do to you. You just can imagine what kind of wonders it can do to you. Many experiences are such कि बोलने लायक भी नहीं है। ठीक है, मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ द मेडिटेशन आर एज सच कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो बोलूंगा क्या पागल आदमी है। सो दोज आर नॉट, यू नो,
to talk about, those are to feel about. So if you just watch your breath, शिव सूत्रा में बोला है, भगवत गीता में बोला है कि if you just watch your breath day in day out, day in day out, day in day out consciously, जहां पहुंचना है जरूर पहुंच जाओगे. ठीक है, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर श्योर. पर सक्सेस तुम्हारे लिए तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर नहीं जा सकता. ठीक है, जितनी दुनिया तुमने देखी है उतना ही तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है. यू जस्ट वॉच योर ब्रेथ, यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन योर इमेजिनेशन. मेरे को तो लगता है भाई मैं इतनी जिंदगी में मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी करूंगा करके. ठीक है, बट आई एम स्टिल थैंक्स टू योगा एंड मेडिटेशन. चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से. सो 7 चीजें, 7 टाइप्स ऑफ ऑफर वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, सो कुछ भी नहीं आता, ब्रेथ को देखते रहिए, दैट्स इट. वो भी नहीं आता, मस्त कुछ गाने वाने लगाइए, एक्सेप्ट फॉर 4 बॉटल वोड का काम मेरा रोज का, समथिंग गुड. ठीक है, देयर आर वेनी जबरदस्त वाले सॉन्ग्स ऑन द शिव महातांडव, यू कैन प्ले देम. नहीं कुछ तो भी बॉलीवुड वाले प्ले कर लो, एक्सेप्ट फॉर नशे वाले. ठीक है, हाँ एक और चीज, सर आज की रात को फिर सब भांग क्यों पीते हैं? शिवरात्रि को हमने देखा सर लोग भांग पीते हैं, सब पागल है. फर्स्ट डे सब पागल है. नहीं सर, पर इट इज रिचुअल, शिवजी ने भी भांग पी थी तो हम भी पिएंगे. शिवजी ने जहर भी पिया था. प्लीज ट्राई. है ना, मतलब हर एक चीज तुमको उनकी ही कॉपी करनी है तो करो पूरी. शिवजी 1-1 साल तक मेडिटेशन में बैठे तो हिलते नहीं थे. प्लीज ट्राई. तो जिस दिन आप ऐसा कर लो, 1 साल छोड़ दो, तो जिस दिन तुम 24 घंटे भी एट स्ट्रेच मेडिटेशन में बैठ जाओ बिना हिले डुले, नॉट इवन लिटिल फिंगर, दैट डे हैव भांग. ठीक है, फ्रैंकली जस्ट डू दिस. शिव जी के नाम पे पेलना बंद करो. वैसे ही करना है करो, कोई मना नहीं कर रहा. ठीक है, वैसी पीने पियो ना, शिव जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? ठीक है, तुमको करना है तुम करो, उनका क्या प्रॉब्लम है जिंदगी के अंदर. ठीक है, तो आज के रात तुमको जो पीना है पियो. डोंट जस्ट ब्लेम हिम कि उन्होंने किया इसलिए मैं कर रहा हूं. एनीवेज यू आर गोइंग टू डू इट, राइट? जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग हिम. ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे फोकस करना. और अगर ले रहे हो तो पूरा लेना, छोड़ने का नहीं. फिर जहर वहर सब लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गांजा और भांग ही लूंगा बाकी आई वोंट हैव. चलो स्टार्ट करें, बोलो सुनो, लेट्स गो. सो 7 टाइप के ऑफर्स हमने देखे थे. सबसे पहला ऑफर हमने देखा था जनरल, सॉरी स्पेसिफिक ऑफर. दूसरा कौन सा ऑफर? पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग ऑफर. फिर 2 ऑफर हमने और देखे थे, एक्सप्रेस ऑफर एंड इंप्लाइड ऑफर. इज इट वेरी क्लियर? इसके अंदर हमने जनरल ऑफर के अंदर एक केस भी देखा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसके अंदर हमने देखा था जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है. आज हमको जनरल ऑफर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ना है. कुछ चीजें हमको जनरल ऑफर की एडिशनली देखनी है. आ जाइए, मैं मॉड्यूल के अंदर हूं, तुम वहीं पे रहिएगा. अच्छा, मनीष सर ने नोट्स कलेक्ट करने के लिए डिक्लेयर किया है क्या? ले लिया, मिल गया, बुक मिल गया सबको? अरे भाई ये तो मेरा फोटो है. हाँ सो अगर नोट्स ले लिया तो गुड, नहीं लिए तो जल्दी ले लीजिएगा. ठीक है, हालांकि आपको नोट्स से भी मैं टैली करवाऊंगा जब हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक खत्म होते जाएगा. वी विल गो थ्रू मॉड्यूल, बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर्ड थिंग फॉर यू इज द मॉड्यूल. ठीक है, मॉड्यूल विल अर्न यू द मार्क्स. पर मेरे बुक में कुछ एडिशनल चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आपने समझनी है, जो हम हमारे नोट से पढ़ेंगे. इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलिए सर, हम बाद में रिवाइज करते हो, क्या पढ़े? कुछ नहीं, जो रजिस्टर है उसके अंदर मैंने जितना लिख के दिया है बस उतना पढ़े, काम खत्म. ठीक है, वही आपके आंसर है, पॉइंटिंग वही सब कुछ. इसलिए हम रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं. बाद में आपको मॉड्यूल देखना ना पड़े, आपको नोट्स देखनी ना पड़े, इसलिए हम रजिस्टर मेंटेन करें. इज इट वेरी क्लियर? उधर के लोग अंधेरे में क्यों बैठे? चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहे मेरे को किसी के. देखा था लाइट वाइट लगा लो कि सबका एक साथ ब्रेकअप हो गया क्या? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोलो सुनो. ओके, सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हमारा हो गया था, है ना? किधर गया किधर गया? ओके, अगला हेडिंग आज डालिएगा आप, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. आज हम देख रहे हैं वैलिड ऑफर देने के लिए क्या क्या इसेंशियल है.
ओके ओके, बैकअप लेक्चर के लिए डायरेक्शंस दे दूंगा मैं यश सिंह, डेली बेसिस पे अपलोड हो जाएगा। सिर्फ सैटरडे संडे नहीं अपलोड हो पाएगा बेटा, रीजन बीइंग टीम अवेलेबल नहीं होती है, वो भी छुट्टी के ऊपर होती है, ठीक है। बट बाकी तो आई गेस डेली बेसिस पे अपलोड हो जाएगा। लॉ की बुक्स आई गेस कल परसों में ही आई होगी, तो आई गेस आज ही आपको शिपमेंट निकल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स गो। अच्छा, essentials ऑफ वैलिड ऑफर। पहली बात तो व्हाट डू मीन बाय essential? अ वेरी बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ, क्या है बोले एक बार जो सर, ऑफर। तो इसके अंदर मैं आपको लिखवा के दूंगा अलग अलग टाइप के essentials, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला, द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। अगर आपको अब याद होगा तो हम तीसरे बार ये लीगल रिलेशन वर्ड पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिलेशन? मैंने इसके पहले भी आपको 2-3 बार बोला है। अच्छा, अरे सॉरी, आज तो हमको आंसर राइटिंग के रूल्स लिखने थे ना, तो इसे बोलूंगे कब जीवन में मेरे को तुम। वो अच्छा हुआ मैंने साइड का क्वेश्चन देखा, ठीक है। आज याद दिलवाने का, मैं बूढ़ा होते जा रहा है, ठीक है। मेरे को कुछ चीजें ऐसे झेपती नहीं आजकल, ठीक है। सो मेरे को बोलने का, आंसर राइटिंग के रूल लिखने हैं ना आज। चलो लेट्स गो, सब बंद, आंसर राइटिंग के रूल्स। क्या हुआ? इसेंशियल काट दो, लास्ट पे, हाँ लास्ट पेज पे भी लिख सकते हो इफ यू विश सो, पर मेरे को किसी ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे आप उसको बहुत आसानी से रेफर कर पाओ, ठीक है। लास्ट पेज पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आंसर राइटिंग के रूल्स, आ जाइए। बोलने का ना ऐसा तुमको भी याद नहीं था क्या? तो याद था तो बोलेगा कौन जीवन में मेरे को? बोलने वाला था, मैंने रोक दी क्या? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोले ऐसा ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ आंसर राइटिंग, ऐसा अगर आंसर देखना है तो क्या क्या चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, डू एज दर्शन सर सेज। डू एज दर्शन सर सेज। कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या फालतूगिरी चल रही है जिंदगी में, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। क्यों? रीजन बीइंग, मैं आंसर राइटिंग में इतनी क्रिएटिविटी देखता हूं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर राइटिंग एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे है टू राइट द आंसर्स। आप जितने जल्दी इसको एब्सॉर्ब कर लो उतना अच्छा है। तुम तुम्हारी क्रिएटिव या तुम्हारी चीजें करने जाओगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई डू एज दर्शन सर सेज। क्यों सर, तुम हमसे ज्यादा स्मार्ट हो? नहीं, मैं नहीं नहीं, सी साइंटिफिकली यू आर नेक्स्ट जनरेशन, यू आर जेन जी किड्स, आई एम अ मिलेनियल, ठीक है। मिलेनियल से जेन जी ने स्मार्ट होना बाउंड है। इट इज अ हिस्ट्री कि आने वाली हर नई जनरेशन स्मार्ट है, तो ऑब्वियसली यू बाउंड टू बी स्मार्टर देन मी। कुछ लोग हैं जो नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू बी स्मार्टर देन मी। तो अच्छी बात है कि आप मुझसे स्मार्टर हो, पर दर्शन सर को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ओके। तो my experience and your smartness can create something beautiful. Is it very clear? So do as Darshan sir says, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कहां से आपको लेके जाना है। ऑब्वियसली आप स्मार्ट हो, उसको कोई चैलेंज नहीं है, मैं कभी करूंगा भी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं, ठीक है। सो आप ऑब्वियसली स्मार्ट हो, पर मेरा एक्सपीरियंस आपके काम में आ जाए ये श्रद्धा है, इसलिए पॉइंट नंबर 1, डू एज दर्शन सर सेज। इज इट वेरी क्लियर? पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2, always try to make your answer, always try to make your answer modest and humble. Always try to make your answer modest and humble. Always try to make your answer modest and humble. Full stop. Point number 3, try to understand the viewer's mindset. Try to understand the viewer's mindset. Try to understand the viewer's mindset before opting the questions.
बिफोर ऑप्टिंग द क्वेश्चंस और पेपर। नेक्स्ट पॉइंट, the more easier you make it for valuer, the more easier you make it for valuer, the more easier you make it for valuer, the more marks you will earn. The more easier you make it for valuer, the more marks you will earn. ठीक है, ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स है जो आपने याद रखने हैं। इज इट वेरी क्लियर? वैल्यूअर के लिए जितना इजी करो उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट। ठीक है, सो बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये आंसर दिखने में अच्छा क्यों दिख रहा है? बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रॉपरली ड्राफ्टेड कंडेंस आंसर विद इन 2 डिफरेंट मार्जिन्स। मैंने मेरी लिमिट्स को सेट कर दिया, मैंने आंसर लिखने के पहले मेरी लिमिट्स को सेट कर दिया। मैंने बोल दिया मैं लेफ्ट साइड में किधर भी नहीं जाऊंगा, मैं राइट साइड में किधर भी नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट राइट डाउन इन बिटवीन 2 मार्जिन्स। एक बात आपने याद रखना, आपके पास जैसे ही पेपर आता है, आपके खेलने का ग्राउंड सिर्फ 2 मार्जिन्स के बीच का रहता है। बहुत सारे आप में से बच्चे ये होंगे जिन्होंने इस आंसर को लिखते वक्त पॉइंट नंबर 1 लेफ्ट मार्जिन के अंदर, पॉइंट नंबर 2 लेफ्ट मार्जिन के अंदर, पॉइंट नंबर 3 ये चीजें की होगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मार्जिन वाले एरियाज वैल्यूअर के होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। नॉर्मली वैल्यूअर जो पेपर चेक करता है, नॉर्मली, ये कंपल्सन नहीं है, पर नॉर्मली वैल्यूअर जो पेपर चेक करता है वो स्टेप मार्किंग राइट साइड में करता है। स्टेप मार्किंग कौन से साइड में करता है? राइट साइड। और कंबाइंड मार्किंग वो हमेशा क्वेश्चन एंडिंग के नीचे लेफ्ट साइड में देता है। ठीक है, कंबाइंड मार्किंग हमेशा क्वेश्चन एंड के नीचे लेफ्ट साइड में देगा। सो राइट साइड में उसको स्टेप मार्किंग के लिए जगह चाहिए, कितने देने हैं, एंड लेफ्ट साइड में उसको कंबाइंड मार्किंग के लिए जगह चाहिए। उसके एडिशन में अगर उसको कुछ खुद के याद रखने के लिए नोट लिखनी है, या आप पेपर चेकिंग के बाद में पेपर बुलवाओगे रीवेरिफिकेशन में, तो आपके लिए कुछ नोट लिखनी है, तो ही विल राइट इट इन द लेफ्ट मार्जिन और ही विल राइट इट इन द राइट मार्जिन। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, द एरिया ऑफ द मार्जिन इज ऑफ द वैल्यू, इट्स नॉट योर प्लेग्राउंड। योर प्लेग्राउंड इज बिटवीन द 2 मार्जिन्स, दैट्स इट। जितने जल्दी दिमाग में ये बिठा लो उतना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपके स्कैन्ड कॉपीज होते हैं, बट जब फिजिकल पेपर चेक होते थे उस वक्त की दिक्कतें बोल सकता हूं, अभी भी स्कैन कॉपीज में प्रोबेबली माइट भी हो जावे। आप जब इधर लिखते हो पॉइंट नंबर 1, लिखते हो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, प्रोबेबली वैल्यूअर जब स्कैन्ड कॉपीज को चेक करते वक्त इधर टिक करके लिख रहा है 4, तो ऐसे सिचुएशन में माइट भी, अभी 0.1 या 1% भी चांस हो, तो काय को रिस्क लेने का है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लिखो 3 नंबर, उसको लगे ये पॉइंट नंबर 4 है और उसको काउंट ही ना करे, नेक्स्ट मार्क ढूंढते बैठे किधर है। समझ में आ रहा है? सो लेफ्ट और राइट मार्जिन की पूरी जगह किसकी है? सब जन बोलो एक बार, वैल्यू। यू शुड नेवर 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 एवर टिल CA फाइनल लेवल, नथिंग शुड बी रिटन इन द लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर, दैट्स इट। इसको आप गांठ बांध लो। जो भी आप लेफ्ट राइट मार्जिन में लिखते हो, इट कैन एक्चुअली टेक यू टू सम डिस्प्यूटेड एरियाज जहां पे आप मार्क्स कमा नहीं पाओगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार, सर नो। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ड्रॉ डबल साइडेड मार्जिन्स। ड्रॉ डबल साइडेड मार्जिन। Draw double sided margin, full stop. If there is a margin already on the left side, if there is a margin already on left side, जो normally paper में रहती है, if there is a margin already on left side, just draw a 1 centimeter right margin. Just draw a 1 centimeter right margin. 1 सेंटीमीटर कौन सी मार्जिन? राइट मार्जिन। सर 1 सेंटीमीटर मार्जिन मतलब आंखों में घुसा लो, ठीक है, बोर्ड के ऊपर दिखा दो। नहीं सर तुम ये कुछ ज्यादा ही नहीं, मैंने देखा है लोग 2-2, 4-4 सेंटीमीटर के मार्जिन लगाते हैं। ठीक है, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस? समझो तुम्हारा पेज एंड हो रहा है इधर, सब करना पड़ता है।
ठीक है, ये तुम्हारा पेज का एंडिंग है। तो व्हाट इज अ 1 सेंटीमीटर मार्जिन, तुम्हारा मैक्सिमम मार्जिन, ये तो स्केल को क्या हो गया, ओके, तुम्हारा मैक्सिमम मार्जिन कंसिडर किया जाए तो इतना हो सकता है, इतना मतलब दिस मच, ठीक है, इससे बड़ा मार्जिन आपका होना नहीं चाहिए। इज इट वेरी क्लियर गाइज? सो इफ दिस इज द एंड ऑफ द पेज, तो नॉर्मली 1 सेंटीमीटर आंखों में बिठा लो, इट शुड नॉट बी मोर देन योर 1/3 ऑफ योर फिंगर। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। ज्यादा भी अंदर खींच के फायदा नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? आपको लिखने के लिए स्पेस लगेगा। अब सर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रिंजेंट नहीं हुआ क्या? ये इसलिए स्ट्रिंजेंट है क्योंकि सब लोग एक जैसा फॉलो करें इसलिए, ठीक है, नहीं तो कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 4, कोई 5, कोई सेंस नहीं है ना, सब जन मिलके एक चीज कॉपी करते हैं। विल ट्राई एटलीस्ट दिस, ठीक है। दूसरी बात सर, और मार्जिन ड्रॉ करके क्या फर्क पड़ने वाला है? आई विल शो यू, स्टिल आई विल शो यू, ठीक है। ओके, लेट्स से दिस इज पेपर। अब आप खुद हालत देखिएगा, ठीक है, ये पेपर है, किसी ने तो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इफ दिस इज योर पेपर, क्यों दोनों साइड मार्जिन चाहिए? पहली बात, लेफ्ट साइड मार्जिन तो इसलिए चाहिए बिकॉज व्हेन यू टाई द पेपर थ्रू अ थ्रेड और द नॉट, आप इसको ओपन करने की कोशिश करो, यू विल सी आपका लेफ्ट साइड का जो मार्जिन का ऊपर का एरिया है जो ऑलरेडी छुप जाता है, और नॉर्मली आप क्वेश्चन नंबर यहीं से लिखना शुरू करते हो। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। दूसरी बात, आप जब पेपर क्लोज करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पेपर फूल जैसे लेके जाते हो और फूल जैसे रखे जाते, दे आर जस्ट थ्रोन अवे, राइट। सो हो सकता है, एज यू कैन सी, लेफ्ट साइड ऑफ दिस पेपर इज क्वाइट बिट लिटिल बिट डैमेज्ड। अगर आपके केस में ऐसा हुआ कि लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर डैमेज हो गया और वहां पे आपके आंसर्स के कुछ पॉइंट आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो दे विल बी डैमेज्ड। वंस दे आर डैमेज, प्रॉपरली स्कैन नहीं होंगे। अच्छा, स्कैनर पे भी ऐसा नहीं कि प्रॉपरली स्कैनर के साइज में ही वो रखेंगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक आधा कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर या एक आधा एज आपका स्कैनर के बाहर आ जाएगा। यू वांट टू लूज योर मार्क्स ऑन पिटी थिंग्स? जोर से बोलो। नहीं तो ऑब्वियसली तुमको राइट साइड मार्जिन लगेगा। इज इट वेरी क्लियर? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से 1 सेंटीमीटर राइट साइड मार्जिन। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट, राइट द क्वेश्चन नंबर 2 टाइम्स। Write the question number 2 times. Write the question number 2 times. First inside the left margin. First inside the left margin. Second at the center of the page. First inside the left margin. Second at the center of the page. At the center of the page. But below top margin. टॉप मार्जिन में कभी भी क्वेश्चन नंबर लिखने का नहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ द पेज बट बिलो टॉप मार्जिन आपने ये लिखने का है। अगर टॉप मार्जिन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आई एम टेलिंग यू, ये समझो टॉप मार्जिन है तो बच्चे यहां लिखते हैं क्वेश्चन 1, नहीं, नेवर, दिस इज रॉन्ग। टॉप मार्जिन के नीचे जहां से लाइटिंग का लाइनिंग शुरू होता है वहां पे लिखने का। सर दो बार का क्वेश्चन नंबर लिखने का है, क्या जरूरत, दो एक बार लिखा खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अगर आपके पेपर में सप्लीमेंट लगती है, लॉ का पेपर थ्योरी है, आपके पेपर में सप्लीमेंट लगती है, आपने यहां पे नॉट टाई किया, ठीक है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नॉट वाला पेपर ऑन करते वक्त आप मार्जिन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो वैल्यूअर को दिखाएगा ही नहीं। और वैल्यूअर इतना इंथुसियास्टिक तो नहीं है कि पहले धागा खोलेगा, पेपर देखेगा, आहा, फिर धागा लगाएगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। सो यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम आवर साइड। इससे आप अगर सेंटर ऑफ पेज पे भी क्वेश्चन नंबर लिखते हो तो इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर कभी छुपेगा नहीं। दूसरी बात, आप 2 बार क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो आपके एंड के जो 10 मिनट है क्वेश्चन नंबर चेकिंग के, वो लगाने की जरूरत ही नहीं आगे अगर आप 2-3 सेकंड ज्यादा दे दो तो। आपने 2 बार क्वेश्चन नंबर लिख लिया, सेंटर ऑफ द पेज पे लेफ्ट साइड पे लिख लिया, तो आपको बाद में जो 10 मिनट क्वेश्चन नंबर चेकिंग के लगते हुए देने की जरूरत क्या है? आपने 2 बार सही लिखा है, बात खत्म हो गई। इज इट वेरी क्लियर? एंड में आप क्वेश्चन नंबर चेक करते हो ना, ऐसा नो करने की जरूरत ही नहीं, वो 5-10 मिनट बच गए आपके। नहीं सर, पर व्हाट इफ अगर मैंने दोनों बार क्वेश्चन नंबर गलत लिखा? तू रहने दे, तू वापस आ जा, रहने दे, 2 बार गलत लिख रहे तू रहने ही दे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ठीक है। तो 2 बार गलत नहीं लिख सकता कोई, एटलीस्ट आई अज्यूम दैट वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। इज इट यस और नो? सो 2 बार आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, इससे आपके लास्ट के 10 मिनट भी बचेंगे और दूसरा आपका आंसर कौन सा लिख रहा है वो वैल्यूअर को सीधा दिखेगा। नन ऑफ द वैल्यूअर इज इन द मूड कि तुम्हारे पेपर के साथ में खेल के फोल्ड फाल्ड करके करे। हालांकि तुम्हारे पेपर स्कैन्ड होते हैं, तो स्कैन भी तो ऐसे ही होते हैं ना।
अगर आपके पेपर में थ्रेड लगा है और वो स्कैन हो रहा है तो एनीवेज वो छुपने के चांसेस है। इज इट वेरी क्लियर? सो नेवर ट्राई टू राइट द सेम। कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली तो तुम्हारा आंसर शीट स्टिच्ड होता है, स्टिच मतलब धागे से पूरा सिलाया जाता है लेफ्ट साइड। कई बार पर जब इंस्टीट्यूट के पास में थोड़े से फंड्स कम हो जाते हैं या उनको लगाने नहीं होते तो 3 स्टेपलर मारते हैं। उस सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टेपलर एक आधा भी आगे पीछे हो जाए तो तुम्हारी मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, एंड व्हेन मार्जिन इज कॉम्प्रोमाइज यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर इन सेंटर ऑफ द पेज। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बच्चों सबको समझ में आ रहे हैं रीजन? तो हर एक चीज का लॉजिक दूंगा, बिना लॉजिक दे कुछ करने को बोलूंगा नहीं। इज इट वेरी क्लियर? तो सेंटर ऑफ पेज पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, इसलिए देखो। और इससे होता क्या है, क्वेश्चन को एक लुक मिलता है। आप जस्ट इस क्वेश्चन को देखो, उसको एक ताज मिल गया, क्राउन मिल गया कि भाई वॉट एवर वी आर गोइंग टू राइट नाउ इट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज इनफ, चेरी ऑन द केक। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले सर नो। तो ये चीज को याद रखना। नेक्स्ट वन, अगला रूल, write down everything about your answer. Write down everything about your answer, its headings, point numbers, underlines, etc. Write down everything about your answer, its headings, underlines, point numbers, subpoint numbers, only in between two margins. Only in between two margins. Nothing should be written in the margin. Nothing should be written in the margin. Nothing should be written in the margin. Not even point numbers. Nothing should be written in the margin, not even point numbers. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब अगर तुमको केस स्टडी आया या डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप ऐसे सिचुएशन में से प्रोविजन लिखो, बात खत्म हो गई। अगर केस स्टडी आया तो बिल्कुल फॉर्मेट फॉलो करना है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया। बोलो हाँ है ना? व्हाट इफ तुमको ऐसा सवाल आया जिसके अंदर 3-4 सब क्वेश्चंस है, ऐसा सवाल कि उसके अंदर 3-4 मतलब सभी के सभी ऑफर के बारे में ही है। वो रहता है नहीं क्या, एक क्वेश्चन में सब ऑफर के बारे में पूछा है पर 4 सेंटेंसेस अलग अलग पूछे हैं। तो ऐसे केस में फॉर्मेट फॉलो करोगे? तो ऐसे केस में क्या करोगे? 4 बार प्रोविजन, 4 बार एक्सप्लेनेशन, 4 बार आंसर? हाँ नहीं। तो whenever there are 2 or more question, not even 3, whenever there are 2 or more question asking about 2 different things, always write answer 1 and 2 फॉर्मेट में। तब आपको ये फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक के रूल्स बोले उतने ही फॉलो करने हैं। इज इट वेरी क्लियर? आपको ये फॉर्मेट मेनली केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉलो करना है, वेयर देयर इज ओनली वन क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 सब क्वेश्चन है, एक ही केस स्टडी से रिलेटेड 2-3 सब क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? यस और नो? जोर से बोलो हाँ या ना। बट वेरेवर देयर आर 2 और मोर सब क्वेश्चन जिसमें दोनों सब क्वेश्चन का पूछने का कंटेंट ही अलग है, नेवर फॉलो दिस फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद वाली चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। यहां पे आपको रुक जाने का, 1-2 आंसर करने का, 1-2 में उनके स्पेसिफिक आंसर लिखने के। तो लिखेगा follow all above rules, follow all above rules for every single question, follow all above rules for every single question. But if there is a question, follow all above rules for every single question, full stop उसी में। And if there is a question, and if there is a question having 2 or more sub questions, having 2 or more sub question, regarding 2 or more different concepts, regarding 2 or more different concepts, regarding 2 or more different concepts of the same topic, regarding 2 or more different concepts of the same topic, of the same topic,
Do not follow following format. Do not follow following format. Just answer them one by one. Just answer them one by one. Just answer them one by one. लिख लिया सबने? जोर से बोलो yes or no. उसी में कंटिन्यू करना. But if there is a question, उसी के सामने कंटिन्यू करना. But if there is a question which is direct question, or case study based, which is direct question or case study based, just follow the following format. Just follow the following format. Just follow the following format. Full stop. लिख लिया सबने? अब हम फॉर्मेट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हमको क्या लिखना है. ठीक है, नीचे नेक्स्ट पॉइंट. बहुत सारे रूल्स है. कितना हो गया नंबर? और बहुत लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. ऑलवेज डिवाइड योर आंसर. Always divide your answer in four different parts. In four different parts as follows. Always divide your answer in four different parts as follows. Point number A, provision. Point number B, explanation. Point number C, case law. Point number D, answer. Full stop. Next point. Always, next point, always leave one line gap. Always leave one line gap in above headings. In above headings. And always underline and colon them. Always underline and colon them. Always underline and colon them. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर. नो. तो आपको ऊपर के हेडिंग्स में लाइक गैप लेना है. देखिए मैंने कैसे लिया. ये देखो प्रोविजन है. प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन में एक लाइन का गैप है और हमेशा प्रोविजन को और एक्सप्लेनेशन को वन सिंगल लाइन का अंडरलाइन करना है. ठीक है. अब जब मैं कहता हूं ऑलवेज अंडरलाइन एंड कोलन देम, तो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? परम्यूटेशंस. प्रोविजन लिखा, मैंने क्या बोला? एक अंडरलाइन एक कोलन. तुम क्या करते हो? समझ में आया? बोलो हाँ या ना. मैंने क्या बोला? कोलन मीन्स कोलन. मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए. डोंट टिम्बर. एम आई क्लियर? अब अंडरलाइन के परम्यूटेशन सुन लो. मैंने ये बोला था, आप क्या करते हो? कुछ लोग और ज्यादा, कुछ जो आर्टिस्टिक है, कुछ जो महा आर्टिस्टिक है, कुछ खतरनाक लोग, कुछ जो डरे हुए हैं. Please do understand, your answer shows your behavioral patterns. Be very confident, be very subtle,
बी वेरी मॉडेस्ट, बी वेरी हम्बल। 4 रूल्स में एक ही चीज बैठती है, नॉर्मल अंडरलाइन विथ नॉर्मल कोलन। कोई आर्टिस्टिक वर्क मेरे को इसके अंदर नहीं चाहिए। कुछ इससे भी जो भारी होते हैं, सर आपने 1 अंडरलाइन बोला ना, हाँ मैं कलर चेंज करके करूंगी, रंगोली बना दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा आंसर है बना रंगोली, काय को उतना पेन चेंज करने में भी जो 4 सेकंड लग रहा है, काय को कर रही है ना तो अंडरलाइन, तू करना नॉर्मल अंडरलाइन, इट्स ओके। अपने को हेडिंग हाईलाइट करना यही इसका मूल मकसद है, उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है। इज इट वेरी क्लियर? प्रोविजन अंडरलाइन कोलन, ओके। एक्सप्लेनेशन को लिखोगे, एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन कोलन, दैट्स इट। कुछ महारथी लोग रहते हैं दोनों नहीं करते, तो फिर फायदा ही नहीं ना हेडिंग देखे, फिर दही क्यों रहा है भाई, ठीक है। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, कोलन अंडरलाइन, दैट्स इट। कीप इट सिंपल बेटा, क्या बोलना है, कीप इट सिंपल, दिमाग नहीं लगाना। जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से अंडरलाइन, एक करने का, 2 कोलन 2 टिंब, गेम ओव्हर। 1 रेश 2 टिंब, पुढे चला। आयडी यार नालायक, मैं क्यों बोला, मैं आगे। सो यहां तक समझ में आया सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो एक बार, यस और नो। सो अब ये प्रोविजन आपने हर एक को अंडरलाइन कोलन मैंने बोल दिया, यस और नो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें मैं बोलता हूं 1 लाइन का गैप, इसमें मैं कितने लाइन का गैप बोलता हूं, 1। अगर आपका, इसमें मैं नॉर्मली बोलता हूं जो पॉइंट है उसमें बिल्कुल भी गैप ना दीजिए, पॉइंट एक के नीचे एक के नीचे एक लिखते जाइए, और जब आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद 1 लाइन का गैप लीजिए, राइट द एक्सप्लेनेशन। हाँ नौ, थोड़ा सा इतना भी दर्शन कर सर एज सेज के हिसाब से नहीं चलने का, तुम्हारा हैंड राइटिंग ही एकदम खतरनाक है कि वो चलिए ऐसा रहा है, द कंपनीज एक्ट, तो तुम्हारा 1 लाइन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो तुमको हर एक पॉइंट के बीच में गैप देना पड़ेगा, और 2 हेडिंग्स के बीच में 2 लाइन का गैप देना पड़ेगा। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड योर हैंड राइटिंग, इज इट वेरी क्लियर? हर एक चीज में स्पून फीड नहीं कर सकता, स्पून फीडिंग का मतलब पेट में चम्मच डालना नहीं होता। इज इट वेरी क्लियर? आगे नेक्स्ट वाला, अगला पॉइंट, in the provision heading, draw the box bracket, in the provision heading draw the box bracket, and write down the section number, draw the box bracket and write down the section number. If you bracket me, if you remember, section number अगर याद है तो, with name of the act and year, write down the section number with the name of the act and year. सेक्शन नंबर विद द नेम ऑफ द एक्ट एंड क्या बोले एक बार जो से, ईयर। लिख लिया सबने? एक्ट का ईयर लिखना जरूरी है, हाँ। हमारे सिलेबस में कितने एक्ट्स है? वाह वाह वाह। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एलएलपी, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज, निगोशिएबल, 6 एक्ट है, 6 एक्ट के अलग अलग ईयर्स है। तो आप जो एक्ट लिख रहे हो उसका ईयर लिखना जरूरी है। आधे लोगों को एक्ट का नाम लिखना भी नहीं आता, ठीक है। तो जैसे जब आप लिखते हो, यू शुड राइट डाउन द कंपनीज एक्ट, एक्ट के बाद ध्यान दीजिए, द कंपनीज एक्ट, एक्ट के बाद में कॉमा देते हैं और लिखते हैं 2013, ठीक है। इस प्रकार से एक्ट का नाम, आपने द वर्ड एक आधी बार नहीं लिखा चल जाएगा, इट्स ओके, पर एटलीस्ट ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा होना चाहिए, एक्ट के बाद में कॉमा और ईयर मेंशन करना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने बॉक्स ब्रैकेट बोला है, प्लीज डोंट ट्राई योर डिफरेंट क्रिएटिविटीज। ये करली ब्रैकेट भी नहीं चलेगा, कर्वी ब्रैकेट भी नहीं चलेगा, कोई दूसरे टाइप का इधर से एक जोड़ उधर से एक जोड़, कुछ नहीं, सिंपल है भाई साहब। क्या? बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट आर द सेफेस्ट ब्रैकेट, क्योंकि जब आप कर्वी ब्रैकेट करते हो, दे कैन बी इंटरप्रेटेड एज सी। डू यू वांट टू गेट इंटरप्रेटेड एज सी?
ऑफ कोर्स नॉट. सो गिव कौन से ब्रैकेट्स बोले एक बार जोर से? बॉक्स ब्रैकेट. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सर. नो. नेक्स्ट वाला अगला पॉइंट. ऑलवेज राइट द पॉइंट नंबर्स. ऑलवेज राइट द पॉइंट नंबर्स in between the two margins. Always write the point numbers in between the two margins and maintain indenting in between the two margins and maintain indenting and in between two margins and not inside and maintain indenting. समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर्स दो मार्जिन के बीच में लिखने, इनसाइड द मार्जिन लिखना है क्या? नहीं. और क्या मेंटेन करना है? इंडेंटिंग. व्हाट इज इंडेंटिंग गाइस? व्हाट इज इंडेंटिंग? जिनको नहीं पता मेरे आंसर की तरफ देखो. ये आंसर दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना. मुझे एक बात बताइए, प्लीज फोकस गाइस, नो टॉकिंग प्लीज. मुझे एक बात बताइए, कैन यू आइडेंटिफाई द नंबरिंग्स वेरी इजीली? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नंबरिंग्स वेरी इजीली? व्हाई इट इज पॉसिबल? क्योंकि मैंने नंबरिंग के नीचे कोई टेक्स्ट ही नहीं लिखा है. इफ आई राइट डाउन समथिंग इन बिटवीन द नंबरिंग और मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करता हूं जैसे ऑफ एंड वाई, तो आप देखो कि नंबरिंग छुपने के चांसेस ज्यादा है और आपने कितने नंबर लिखे हैं वो कभी समझ में ही नहीं आएगा. एंड फॉर दैट पर्पज राइट डाउन नथिंग बिलो द नंबरिंग. नंबरिंग के पीछे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. कीप द स्पेस ब्लैंक. आपका टेक्स्ट जो है वो नंबरिंग के बाद ही शुरू होगा. मतलब आपको नंबरिंग के बाद की एक लाइन फॉलो करने की, हालांकि ड्रॉ नहीं करनी है, इसको इमेजिनरीली फॉलो करना है. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो. इसके बाद अगर आपका सब नंबरिंग शुरू होता है तो आई विल जस्ट शो यू. समझो ये वाला टेक्स्ट है. आई एम जस्ट क्रैशिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ आंसर. मैंने इसका नंबरिंग किया 1. यहां से मैंने टेक्स्ट शुरू किया द फॉलो, जो भी मेरे को लिखना है, और फिर ये आंसर शुरू हुआ. अब मुझे इसमें सब नंबरिंग करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट स्मॉल पॉइंट ए. आई विल गिव यू इधर अ सर्कल और आई विल गिव यू इधर अ कर्वी ब्रैकेट. ठीक है. आई विल राइट स्मॉल पॉइंट ए, वो भी टेक्स्ट के लाइन में मैंने लिखा है और फिर मैं उसका टेक्स्ट रन करूंगा जैसे भी मुझे रन करना है. और सब नंबरिंग का जो टेक्स्ट है वो सब नंबरिंग के नंबर के नीचे नहीं आएगा. आपका टेक्स्ट ऐसे ही रन होना चाहिए. तो आप देखिए कि पहले मेन नंबरिंग के नीचे गैप था, अब सब नंबरिंग के नीचे गैप है. बोलो हाँ है ना. अब मुझे बी लिखना है तो बी मैं यहां लिखूंगा तो आपका सब नंबरिंग भी क्लियरली आइडेंटिफाई होगा. इज इट वेरी क्लियर? सब नंबरिंग का टेक्स्ट भी सब नंबरिंग के नीचे आना नहीं चाहिए. मुझे सब नंबरिंग करना पड़ा तो आई विल डू दैट ऑल्सो. टेक्स्ट के लाइन में सब नंबरिंग, उसके नीचे का स्पेस भी खाली, उसका टेक्स्ट भी उसके नीचे. सिंपली जिस नंबरिंग का टेक्स्ट है वो उस नंबरिंग के नीचे नहीं आएगा. आप इतना ही रूल फॉलो करो तो आपका बहुत अच्छे से नंबरिंग दिखेगा. और आप देखो इससे पेपर में 4 चांद लग जाते हैं. ठीक है, आंसर में 4 चांद लग जाते हैं. नाउ जस्ट सी हियर. आप देखो मेरा कोई भी ऐसा नंबरिंग नहीं है जो आइडेंटिफाइबल नहीं है. मतलब वैल्यूअर का पहला लुक ये है कि प्रोविजन में 3 पॉइंट लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट लिखे, फिर आंसर दिया है. ये अननोइंग वाला लुक है. ये वैल्यूअर नहीं भी चाहे ना तो भी उसको लुक आ जाएगा. और गलती से तुमने लिखे हुए नंबर्स, पॉइंट नंबर्स, और उसके मॉडल आंसर में जो पॉइंट नंबर्स है वो गलती से मैच हो गया ना, वो आंसर चेक भी नहीं करेगा. वो टिक टिक करेगा, 4 अंक देगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको खुद का समय बचाने का है. अगर तुमने लिखे हुए सब नंबर्स और उसके अगर सब नंबर्स मैच हो गए ना, टिक टिक करेगा, आगे बढ़ेगा. इवन एक आध नंबर ऊपर नीचे भी रहा ना तो भी एडजस्ट कर लेगा. तुमने लिखे 4, उसकी इसमें 5, बोलेगा चल ठीक है ना भाई आगे बढ़. तुमने लिखे 5, उसकी इसमें 4, चल ठीक है भाई टिक टिक आगे बढ़. कई बार सिर्फ नंबरिंग देख के, कई बार सिर्फ नंबरिंग देख के भी वैल्यू और मार्क देके आगे बढ़ जाता है. कंटेंट भी चेक नहीं करता कई बार, क्योंकि उसको सेव करना है. 2-2.5 मिनट से ज्यादा तुम्हारी आंसर शीट चेक नहीं होने वाली. हमने कैलकुलेशन किया है भाई साहब. बोलो हाँ है ना. सो अगर वो 2.5-3 मिनट में आंसर चेक करने वाला है, तुमको लग रहा है वो सब पढ़ने वाला है? बिल्कुल नहीं. सबसे पहले मैं एज ए वैल्यूअर रहूंगा, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? आई विल से क्वेश्चन नंबर ठीक दिया है क्या. दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. क्वेश्चन नंबर तुमने 2 बार ठीक दिया है, ओके, मतलब ये भाई बंदा, पहले तो तुम 2 बार क्वेश्चन नंबर लिखते हो मतलब तुम कॉन्शियस हो कि तुम आंसर शीट बहुत अच्छे से ऑप्ट कर रहे हो भाई साहब.
तो उसका व्यू चेंज हो गया। दूसरा उसने देखा कि प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर डिवीजन करके रखा है आंसर का, तो उसका दूसरा व्यू चेंज हो गया। तीसरा तुमने नंबरिंग लिखा है, जब वो नंबरिंग पे आएगा दैट इज प्रोबेबली 10 सेकंड्स आर ओवर, और 10 सेकंड ओवर के बाद में उसको लगता है कि मॉडल आंसर में 4 नंबर है, इधर 4 नंबर है, देन व्हाट ही विल डू नेक्स्ट इज प्रोबेबली ही वोंट डू एनीथिंग, और व्हाट ही विल डू नेक्स्ट इज ही जस्ट ट्राई टू फाइंड वन सिंगल कीवर्ड जो मॉडल आंसर में भी है और आपके इसमें भी है, और उसको अगर वो एक सिंगल कीवर्ड मिल गया जो तुम्हारी इसमें भी है और मॉडल आंसर में भी, एक ही 4 कीवर्ड्स होंगे उसमें से एक भी मिला और नंबरिंग मैच कर लिया, ही विल जस्ट ट्रस्ट मी, ही विल नॉट चेक वन सिंगल थिंग आफ्टर दिस। खाट 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 4 मार्क, आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Because your presentation is powerful. Whatever the way you are presenting the answer, you are showing it. I am confident about what I am saying, but I am quite humble also to present it in a good manner. Is it very clear? The most modest and the most humble answers with the good confidence will always earn the marks. ये विधि का विधान है। Is it very clear? कौन समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बच्चों बोलो हाँ या ना? That's why indenting is very crucial. हाँ, तुम्हारे आंसर को 4 चांद लगाने हैं तो इंडेंटिंग मस्ट है। अगर तुमने उसको नंबरिंग सेपरेट करके दे दिया ना, तुम उसकी जिंदगी आधी सफल कर रहे हो। वो जो 5 घंटे ना, उसमें से दिस विल बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर हिम। वो 100 पेपर चेक करके, 100 नहीं चलो 20-30 पेपर चेक करके इसके ऊपर पहुंचा है ना, तो उसके दिमाग की माथापच्ची कम है, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम है। तुम जो लिख रहे हो वो उसके लिए बहुत क्लियर है, उसको स्टेप मार्किंग देना बहुत इजी है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। आप ऐसा समझ लो हम थाली में उसको प्रसाद सर्व कर रहे हैं, भाई तू भगवान ने लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। और जो पूरी शिद्दत से प्रसाद सर्व करोगे खाना ही पड़ेगा, भगवान भी खाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। सो प्लीज फॉलो द इंडेंटिंग। इंडेंटिंग इज क्वाइट क्रूशियल। मेरे को इंडेंटिंग के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैक्सिमम बच्चा यहाँ मिट्टी खाता है, इंडेंटिंग में ही मिट्टी खाता है। दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर यू शुड डू द मिस्टेक्स। ठीक है, जस्ट फॉलो द इमेजिनरी लाइंस फॉर द नंबरिंग। नथिंग शुड गो बिलो द नंबर्स, नो टेक्स्ट शुड गो बिलो द नंबर्स। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे और भी ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, इधर लिखते हैं प्रोविजन। प्लीज डू अंडरस्टैंड, जब मैं इंडेंटिंग बोलता हूं ना, कितना ओवर सीरियसनेस, प्रोविजन इसको अंडरलाइन कोलन किया, बच्चा यहां से नंबरिंग शुरू करता है। काय को भाई, एक सिंपल चीज, यहां से तो नंबरिंग शुरू किया, ये स्पेस तेरा गया, अरे बोलो हाँ या ना? मतलब तेरा 1/3 ऑफ पेज गया, 1/3 ऑफ पेज गया ना? जोर से बोलो सर नो। तो तेरा 1/3 ऑफ आंसर शीट गया। तो आंसर शीट अगर तेरा 1/3 वेस्ट हो रहा है तो तू सप्लीमेंट लगाएगा, मतलब अगर कुछ आता है तो। सो तू सप्लीमेंट लगाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? सप्लीमेंट तूने लगाया तो तेरे को लगेगा हाँ हाँ क्या पेपर लिख रहा है मैं। अब मैं तुमको सप्लीमेंट की मेंटेलिटी बोलता हूं। इमेजिन करो तुम हो वैल्यूअर, बन गए सब वैल्यूअर बन गए पक्का? आर यू श्योर? ठीक है, इमेजिन करो सवेरे तुम पेपर चेक करने के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, स्कैनर तुमने ओपन किया, आईपैड वगैरह जो भी तुम्हारा लैपटॉप है उसके ऊपर पेपर आया। ठीक है, सबसे पहली चीज तुम क्या देखोगे? पहले नंबर ऑफ पेपर कितने हैं। जैसे ही पेपर ओपन किया पहली चीज देखोगे हाउ मेनी पेजेस आर देयर। अगर मेरे को दिन के 100-150 पेपर चेक करने हैं और मेरे सामने पेपर आ गया जिसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा पेजेस है, मेरा दिमाग तो वही खराब हो गया, क्योंकि ये बंदा उसी 150 रुपए के लिए मेरे से ज्यादा मेहनत करवा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? तुम मुझसे उसी 150 रुपए के लिए, जो इसके पहले मैंने पेपर चेक किया जो 20 पेजेस में खत्म हो रहा था, जिसमें मैंने 150 कमा लिया लास्ट 3 मिनट में, अभी तू मेरे से उसी 150 रुपए के लिए 10 पेजेस ज्यादा चेक करवा रहा है। तो मेरा तेरे बारे में व्यू क्या है कि तू तो फंसा। अब मैं सच में चेक करूंगा तूने क्या लिखा है। अब तूने ले लिए मेरे से पंगे, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता है। स्टूडेंट के माइंड में पता है क्या रहता है? किसी ने सप्लीमेंट लगाया ना बहुत भारी, उसने सप्लीमेंट लगाया पेपर में, 3 सप्लीमेंट 3। मतलब कभी तुम आंसर उधर एग्जाम हॉल में बैठे हो, किसी ने जोर से चिल्ला दिया ना सर सप्लीमेंट, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा किडनी मांग लिया है। सप्लीमेंट नहीं, तुम्हारा किडनी मांग लिया उसने। बोलो हाँ या ना?
पर याद रखना, ओरिजिनल 32 पेजेस का आंसर शीट इज इनफ टू राइट एवरी पेपर अनलेस एंड अनटिल योर हैंड राइटिंग इज बिग। इनफ है भाई, 32 पेजेस उन्होंने भी सोच के बनाए। मेरे को एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट को फंड क्या ऐसे उड़ाने ही करे, या उनको ये चाहिए कि बच्चे को लिखते वक्त धागा वागा में उलझा रहे? इंस्टीट्यूट भी ये चाहता है कि तुम पूरे 3 घंटे में शिद्दत से लिखो। बोलो हाँ है ना? तो उन्होंने सोच के ही बनाया होगा ना, एवरेज लोगों की मेंटेलिटी देख के 32 पेजेस बनाया होगा। अच्छा, तुम अगर आंसर शीट बनाते तो तुम 2-4 पेजेस कम देते या 2-4 पेजेस ज्यादा देते? तो ऑब्वियसली तुम्हारी आंसर शीट में 2-4 पेजेस ज्यादा है भाई। अब उसमें तू सप्लीमेंट लगा रहा है, मतलब तू, एक तो फिर तेरा कंटेंट इतना जस्टिफाइड रहना चाहिए, इतना जस्टिफाइड कि तेरी सप्लीमेंट पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू आ जाने चाहिए कि क्या लिखा है साला यार, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा था सीए बनते वक्त। द चांसेस ऑफ दिस आर वेरी निग्लिजिबल, द चांसेस ऑफ दिस आर वेरी निग्लिजिबल। या तो फिर पेपर ही ऐसा होना चाहिए कि सभी सप्लीमेंट लगा रहे हैं। हाँ, तो पिछले पेपर में भी 150 रुपए कमाने के लिए मेरे को 32, 34, 36, 40 पेजेस पढ़ रहे थे, यहां पे भी 40 पेजेस मेरे को चेक करने हैं। तो उसका माइंडसेट हो जाएगा, हे भगवान इस बार सभी ने सप्लीमेंट लगाए। तो दुख है तो सबका है, फेल होंगे तो सब साथ होंगे, पर पास भी तो करना है ना, तो उसको पास भी तो करना पड़ेगा ना भाई। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो इसके बाद में एग्जाम हॉल में कोई भी सप्लीमेंट मांगे, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे देखने का, बोलने का गया अपना आंसर राइटिंग शुरू, छोड़ने का नहीं, अपना आंसर ही मैं, दैट्स व्हाई ठीक है। अच्छा, उसके मुंह पे मत बोलना अरे तो बेचारा सर सप्लीमेंट गया है गया, डोंट ट्राई दिस इन एग्जाम हॉल ठीक है, मन में बोलने का गया ठीक है। हाँ, पर पूरे क्लास में 15-20 लोगों ने सप्लीमेंट मांग ली, 20-30 लोगों ने, तुम्ही ने नहीं मांगी, तो खुद की तरफ देखने का, बोलने का गया सब मांग रहे, तू नहीं मांग रहा भाई। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? एनीवेज, इट्स नॉट अबाउट सप्लीमेंट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट हाउ बेटर यू राइट योर आंसर्स। अगर लगनी है सप्लीमेंट तो लग जाएगी, एंड सप्लीमेंट नहीं लगनी है तो जो लगनी है जरूर लग जाएगी समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? कुछ ना कुछ तो लगनी है एक तो वो लगनी है, नहीं तो रिजल्ट पास लगना है। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो ये चीज को याद रखने का। इज इट वेरी क्लियर? तो जो लोग इंडेंटिंग को सीरियसली नहीं लेते, प्रोविजन लिखा है उसके नीचे स्पेस छोड़ रहा, मत छोड़ भाई, कोई जरूरत नहीं है स्पेस की। मार्जिन को लग के चिपक के एकदम एक लिख, 2, 3 शुरू हो जाए, ठीक है। यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एनीथिंग अनलेस योर हैंड राइटिंग इज बिट बिग। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सन नो। तो मैंने लिखवाया वाइल राइटिंग, क्या बोले एक बार? ऑलवेज राइट द पॉइंट नंबर्स इन बिटवीन टू मार्जिन्स, बोलो हाँ या ना, एंड नॉट द इनसाइड द मार्जिन, एंड ऑलवेज मेंटेन, क्या बोले एक बार उसे? इंडेंटिंग। लिख लिया सबने? इंडेंटिंग समझ में आया सबको? एवरीबॉडी यस सर नो? नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे एक बात बताऊं आपको, मैं आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पे होने वाली है? ये आंसर देखो यहां पे, इसमें अंदर मेरे को बताओ जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पे होंगी? द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू कंसेप्चुअली टू राइट इज एक्सप्लेनेशन। क्यों? पूछो क्यों? पहले तो इतने सारे फैक्ट्स है, मैंने ये एग्जाम क्वेश्चन दिया था, आधे पेज का क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेन करो, मजाक की बात नहीं है। तो तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में बाहर आएगा, पर वो दर्द को, पहली बात, मैं खत्म नहीं कर सकता। लेट मी टेल यू वेरी फेयरली, ये दर्द को मैं खत्म नहीं कर सकता, हां, पर मैं कम जरूर कर सकता हूं। इस दर्द को कैसे? ये दर्द से जाना ही पड़ेगा, लिख लो मेरी इस बात को, ये दर्द से जाना ही, एक्सप्लेनेशन ड्राफ्टिंग के दर्द से हर एक को जाना है। जिसको सीए बनना है उसको ईदर फाउंडेशन और इंटर में एक्सप्लेनेशन ड्राफ्टिंग के दर्द से जाना है। कुछ चीजें दर्द में ही समझ में आती है और सफल होती है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। अब ये दर्द कौन सा है? दर्द है कि आपने अगर गौर किया होगा तो इतनी सारी चीज को मैंने एक सिंगल पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन में खत्म कर दिया। मैंने क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में? मिस्टर विजय परचेस्ड कार, कोलाइडेड विद द ट्री, टेस्ट द एयर बैग,
so as to avail the general offer of upgrading the vehicle. मैंने सिंपली पूरे के पूरे क्वेश्चन का सार एक झटके में 3 लाइन में खत्म कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 1 गाइज इज ऑलवेज द फैक्ट्स ऑफ द केस। पॉइंट नंबर 1 इज ऑलवेज द फैक्ट्स ऑफ द केस। केस स्टडी में और कोई क्वेश्चन है, मतलब उसी केस स्टडी में और कोई क्वेश्चन है, जैसे विजय वाले इस केस में और एक आधा कोई भलता क्वेश्चन आता, जैसे दूसरे केस स्टडी के ऊपर डिपेंडिंग, तो फिर एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2 विल अगेन गो फॉर द फैक्ट ऑफ द केस। लेकिन केस स्टडी में कोई दूसरा क्वेश्चन अगर नहीं है, यहां एक ही क्वेश्चन था कि मिस्टर विजय ने कार कोलाइड की, एयरबैग नहीं खोले तो अपग्रेड मिलेगा क्या, ये एक ही क्वेश्चन था, तो जनरल ऑफर मिस्टर विजय ने एक्सेप्ट की क्या, ये एक ही क्वेश्चन था, बोलो हाँ या ना। एक ही क्वेश्चन है, तो सेकंड पॉइंट के अंदर आप दोगे रीजनिंग्स। आप देखो सेकंड पॉइंट में मैंने रीजंस देना शुरू कर दिए। एज मिस्टर विजय हैव कंप्लाइड all the requirements of the offer, he can avail the offer and benefits of such a general offer। तो सेकंड पॉइंट में मैंने रीजन दे दिया कि भाई कंप्लाई किया है तो ये ऑफर लेंगे और जनरल ऑफर के सब बेनिफिट्स ये लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहां पे बोल दिया रीजन के साथ कि मिस्टर विजय एलिजिबल है जनरल ऑफर के लिए। तीसरे पॉइंट में मुझे कुछ फर्दर कंफर्मेशन एडअप करने हैं, मेरे आंसर को या रीजन को तो दूंगा, कंपनी कैन नॉट डिनाई सच अ बेनिफिट इवन इफ इट वाज टेस्टिंग हिज व्हीकल। भले ही वो खुद की व्हीकल टेस्ट कर रहा है, कंपनी जनरल ऑफर का बेनिफिट डिनाई कर नहीं सकती। ये मैंने कंफर्मेशन ऐड किया, दिस वाज सपोर्टिंग पॉइंट फॉर माय पॉइंट नंबर 2। मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब ये एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो मैंने क्या क्या कवर कर लिया। मैंने पूरे के पूरे केस स्टडीज के फैक्ट कवर कर लिए, मैंने पूरे के पूरे केस स्टडी का रीजनिंग कवर कर लिया, एंड मैंने क्या किया, सबसे अच्छी चीज मैंने की, फैक्ट से लेके आंसर तक की जर्नी जो थी उस जर्नी को मैंने एक्सप्लेनेशन में कवर कर दिया। प्रोविजन से लेके आंसर तक की जो जर्नी थी उस जर्नी को मैंने कवर कर लिया। प्रोविजन मतलब जो लॉ है, वहां से लेके मेरा आंसर किस प्रकार से आएगा, ये जर्नी मैंने एक्सप्लेन कर दी। सो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है एक्सप्लेनेशन का मतलब। पूछो क्या, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को गिवन केस के हिसाब से क्या आंसर करना, इस जर्नी को एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोविजन के हिसाब से गिवन केस को क्या आंसर करना, इसको एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा। यहां आंसर नहीं चाहिए, पर आंसर को लगने वाला हर सपोर्ट मुझे एक्सप्लेनेशन में चाहिए। आंसर के लिए लगने वाला हर कैलकुलेशन मुझे एक्सप्लेनेशन, कुछ केसेस में तुमको कैलकुलेशन भी आएगा, तो आंसर के लिए लगने वाला हर कैलकुलेशन मुझे एक्सप्लेनेशन में चाहिए। एक्सप्लेनेशन इज सपोर्ट ऑफ योर कंक्लूजन। इज इट वेरी क्लियर सर? पर इसको लिखा कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है, आप एक्सप्लेनेशन को बनाना सीखे। मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आपको बोल रहा हूं, बहुत सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो भी झटाक करके आएगा। नहीं आना है ना तो 500 सवाल करके भी नहीं आएगा, और अगर आना है तो वन सिंगल ट्रिक इज इनफ। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी। देखो, दो चीजों से चीजें हो सकती है। समझो पत्थर है, पत्थर के ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो कभी ना कभी 20-25 सालों में खड्डा हो जाएगा। हाँ या ना? जोर से बोले यस नो। पत्थर है, बूंद बूंद पानी नहीं, ऊपर से मैंने वाटर गन लगा दिया। वाटर गन पता है ना कि वाटर इतने प्रेशराइज वे से भेजता है और इतना सटीक तरीके से भेजता है कि पत्थर कट जावे, तो 1 सेकंड में भी गड्ढा हो सकता है। बोलो हाँ या ना? वो लेवल का इंटेंसिटी अपने को चाहिए, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। 10-20 साल है तुम्हारे पास, तो बूंद बूंद काम करना है, वाटर गन जैसा काम करना है। तो अगर होना है ना तो एक ट्रिक में भी हो जाएगा, नहीं होना है ना 500 सवाल कर लो फिर भी नहीं होगा। ट्रिक समझ जाइए बहुत आसानी से। ठीक है, ट्रिक क्या है? जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा सो पाएगा, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बाजू में स्क्रैबलिंग करना शुरू कर दो। वेरी सिंपल टेक्निक। जितना प्यारा स्क्रैबलिंग और जितना शॉर्ट स्क्रैबलिंग करोगे उतना प्यारा एक्सप्लेनेशन आएगा। कैसे? सुनिए। मिस्टर विजय परचेस्ड जी वैगॉन। विजय, ठीक है, मिस्टर विजय परचेज जी वैगॉन। खुद भी परचेस करे, मेरे को क्या, आदमी से मतलब है, कार से मतलब नहीं है। ऑन हिज बर्थडे, काय को क्या फर्क पड़ता है बर्थडे को परचेस किया या किसी दिन और परचेस किया। द एग्रीमेंट ऑफ जी वैगॉन स्टेट दैट इन केस ऑफ द कोलिजन इफ द एयरबैग डज नॉट वर्क,
कंपनी विल गिव द अपग्रेडेड मॉडल ऑफ द जी वैगन. मिस्टर विजय, कार, कोलिजन, या आपके वर्ड में लिखो एक्सीडेंट, जनरल ऑफर. स्क्रैबल. ठीक है. उसके बाद में मिस्टर विजय टेस्ट द कोलिजन, टुक द व्हीकल, डैश्ड इट ऑन टू टॉल ट्री. क्या फर्क पड़ता है टॉल है या स्मॉल है, कोलिजन से मतलब है. इज इट वेरी क्लियर? सो विजय कोलाइडेड अ कार. काय के लिए कोलाइड किया? टू टेस्ट. द एयरबैग्स एक्सप्लोडेड एक्सेप्ट फॉर द ड्राइवर सीट. मिस्टर विजय ट्राइड टू क्लेम द अपग्रेडेड वैगन. टेस्ट के लिए किया, सो नीड न्यू कार, नीड जनरल ऑफर का बेनिफिट. समझ में आ रहा है? नीड बेनिफिट ऑफ काय का बोले बाद जनरल ऑफर. पूरा जनरल ऑफर भी मत लिखो, इधर जनरल ऑफर एक बार लिख देना, उसको भी जीओ लिखो, डजंट मैटर. स्क्रैबलिंग रफ में हो रहा है. क्लियर है? कहां करना है, कैसे करना है, विल सी. स्क्रैबलिंग करना है, इतना याद रखो. ठीक है. अपग्रेडेड द ऑफर, कंपनी डिनाइड. केस ओवर. काम की चीजें क्या मिली? विजय ने कार ली, एक्सीडेंट के ऊपर जनरल ऑफर था. पॉइंट नंबर 2, मतलब फैक्ट बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर्स नहीं है. पॉइंट नंबर 2, कार को ठोक दिया नई कार क्लेम करने के लिए. पॉइंट नंबर 3, कंपनी ने ऑफर डिनाई किया. अभी इन सब चीजों को मिला के एक पॉइंट में बनाने का है. क्या बनाओगे? मिस्टर विजय परचेस्ड अ कार, कोलाइडेड द सेम टू टेस्ट द जनरल ऑफर, एंड कंपनी डिनाइड द सेम. 2 लाइन से ज्यादा नहीं आएगा. राइट? मिस्टर विजय, इसमें क्या छोड़ा मैंने? मिस्टर विजय परचेस्ड अ कार, कोलाइडेड द सेम टू टेस्ट द जनरल ऑफर फॉर द अपग्रेडेड मॉडल, कंपनी डिनाइड द सेम. 2 लाइन, 3 लाइन, कोई चीज छोड़ी मैंने? ये आना चाहिए. ये आ गया. एक्सप्लेनेशन का पॉइंट 1 खत्म. सीधा पॉइंट नंबर 2. क्या पॉइंट नंबर 2? रीजन देना शुरू करो. एज मिस्टर विजय परचेस्ड द कार, कंप्लाइड विद द कंडीशन, एलिजिबल फॉर ऑफर. समझ में आ रहा है कि उसने कंप्लाई किया कंडीशन, गाड़ी ठोक दिया, कैसे भी ठोका, वो ठोका ठोका है. सो कंप्लाइड विद द कंडीशन, एक्सेप्टेड द जनरल ऑफर. नेक्स्ट पॉइंट में कंफर्मेशन दे दो, कंपनी शॉल पे हिम द कंपेंसेशन इवन दो इट इज अ टेस्ट ड्राइव, डजंट मैटर. कार तो परचेस की है ना. नीचे केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. याद है, बहुत अच्छी बात है, लिखो, एक लाइन में डिसीजन लिखो. अच्छा, कुछ बच्चे होनहार कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ही फैक्ट लेके बैठ जाते हैं. मैं तो इसके भी लिखूंगा. 4 मार्क का सवाल है, 6 मार्क का सवाल है, पागल मत बन. ऑलरेडी एक केस स्टडी दिया है, उसको सॉल्व करना है. उस केस स्टडी के फैक्ट रहेगा बाजू में, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लेके बैठ गया. दिस इज अ रेफरेंशियल केस लॉ. एग्जिस्टिंग जब केस स्टडी दिया है उसके फैक्ट बोल भाई. तू इस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का एक लाइन में डिसीजन दे, आगे निकल. उसको सिर्फ रेफरेंस चाहिए भाई, तूने कहां से पढ़ा है, दैट्स इट. नाम लिख, आगे बढ़. नहीं सर मैं कार्लिल के भी लिखूंगा, फिर लिखते बैठ. अगला क्वेश्चन गया तेरा. हाँ, एग्जाम पेपर में बाकी कुछ आ ही नहीं रहा. लिखो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, पूरा लेके आओ उसका कुंडली. अगर कुछ आ ही नहीं रहा तो करेगा क्या? लिखो बिंदास. पर केस लॉ में उनको सिर्फ नाम चाहिए, एक लाइन में डिसीजन चाहिए कि तुमने कहां से पढ़ा था, गेम ओवर. हाँ, अगर सवाल डायरेक्टली एक्सप्लेन द कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, छोड़ने का नहीं, दोनों हाथों से गन निकालने का, डट 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 शुरू. वो तो याद ही है ना. बोलो हाँ या ना. सिंपल एज दैट. तो जब तक ना पूछे, एक लाइन में केस लॉ का नाम, एक लाइन में डिसीजन, भाई साहब गेम ओवर. पर सर केस लॉ हाईलाइट होना चाहिए, उसके लिए क्या करूं? कुछ नहीं, उठाने का, डॉटेड अंडरलाइन करने का, मेन अंडरलाइन करने का. मेन अंडरलाइन सिर्फ हेडिंग को. अगर तुमने इसको भी मेन अंडरलाइन किया ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि मेन हेडिंग क्या है और भैया केस लॉ क्या है. कभी भी मेन अंडरलाइन इधर उधर करने का नहीं, ओनली डॉटेड अंडरलाइन तुमको अगर पूरे आंसर में किधर यूज करने का है तो. मेन अंडरलाइन सिर्फ प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, आंसर को. इससे आपका आंसर डिवाइड होता है बेटा, उसके साथ रिस्क मत लो. इज इट वेरी क्लियर? डॉटेड अंडरलाइन करो. मैंने एक लाइन में उसको रफा दफा कर दिया है भाई, एक सेंटेंस में. द जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द ऑफर एंड ऑफरर कैन नॉट डिनाई द सेम, फुल स्टॉप. और क्या पढ़े हम कार्लिल में? यही तो पढ़े. नीचे आंसर. सर अभी मैंने इसको आंसर किया था, मैंने बाद तब मिटाया था, इसलिए वापस लिख दूं आंसर. सर आंसर क्यों अलग से? एक्सप्लेनेशन और आंसर में क्या फर्क है सर? कॉस्टिंग मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व होता है. अब वैसे मैथमेटिक्स का पेपर कौन सा है तुम्हारा? राइटिंग है ना.
एमसीक्यू है क्या? अरे मजे है तुम्हारे। मैथमेटिक्स का पेपर अगर राइटिंग का है या कॉस्टिंग का पेपर राइटिंग का है, चलो अकाउंट्स का पेपर राइटिंग का है, राइट? अकाउंट्स का पेपर राइटिंग का है, एंड में जो भी वैल्यू आता है कैलकुलेशन को उसको अंडरलाइन करके रखते हो। थेरी पेपर ने क्या पाप किया? क्या पूछा है? देखो क्या पूछा तुमने, इस पूरे केस का कंक्लूजन पहले दिमाग में ड्राइव कर लिया कि नहीं मिस्टर विजय को ना पैसा मिलना चाहिए भाई, नई कार मिलनी चाहिए, बराबर है। सवाल पूछा है एडवाइस मिस्टर विजय अबाउट द सेम। सवाल ये नहीं पूछा है कि उसको अपग्रेडेड कार मिलेगी या नहीं, वो तो मिलेगी, सबको मालूम है। सवाल यह है उसको एडवाइस क्या दोगे। सवाल इसका नहीं है कि कार मिलेगी नहीं मिलेगी, अबे मिलेगी पर वो लेनी कैसी है उसका एडवाइस दो। नहीं नहीं कार तो मिलेगी, अबे मिलेगी ठीक है ना, लेने लेने तो जाना पड़ेगा ना भाई, क्लेम तो करना पड़ेगा ना, उसका एडवाइस देना तू। तो नीचे भाई साहब तुम गए कार लेने के लिए, सीधा हाँ मिस्टर विजय शॉल गेट अ कार, कैसे? इट इज एडवाइस टू मिस्टर विजय टू क्लेम द अपग्रेडेड ऑफर एंड sue the company for the same if required, as he have complied या completed with all the terms of the general offer, full stop. Tell him, advise him ये कार कैसे अवेल करने की है, मिलेगी सबको मालूम है। सो आंसर में हम सिर्फ वही लिखेंगे जो उन्होंने पूछा है। उन्होंने एडवाइस पूछा, हम एडवाइस लिखेंगे। अगर ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद में उन्होंने ये पूछा रहता कि मिस्टर विजय घर पे कैसे आराम से मस्त चिल मारेंगे, तो लिखो हाँ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है सीए के पेपर में कि केस स्टडी पूरा अलग देते हैं और नीचे आंसर में भलता कुछ तो भी पूछ लेते। बच्चा जो जोश जोश में जाता है ना, अरे मेरे को आ गया आ गया आ गया आ गया, वो जाता है पूरा लिखता है हाँ हो गया, नीचे जो पूछा है उसका आंसर नहीं दिया, 4 में से 2 मार्क गायब, पूरा केस स्टडी अच्छे से लिखने के बावजूद भी। तो आंसर विल मेक यू रिमेंबर। एक बार सब जन बोलो क्या? आंसर विल मेक यू रिमेंबर, ये चेक करने के लिए कि क्या लिखना है या क्या पूछा है। जो पूछा है वो लिख के आओ, तुम्हारा ज्ञान उनको नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत है। क्लियर है कंसेप्ट? मिस्टर विजय विल गेट द कार, वो उनका इशू, तुमने एडवाइस क्या करना है तुम बोलो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार, ये सुनो। सबको समझ में आया? सो डिड यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन? वापस बोलो, पॉइंट 1 में क्या करना है? पॉइंट 1 में क्या करना है? सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस कहां से निकालोगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या करना है? स्क्रैबल। कहां करोगे स्क्रैबल? क्वेश्चन पेपर पे तो कर नहीं सकते, इमीडिएटली वैल्यू और इन्विजिलेटर आएगा, कॉपी लिखेगा, निकाल देगा क्लास से बाहर, है ना? क्वेश्चन पेपर पे स्क्रैबल किए तो उसको लगेगा कॉपी कर रहा है, बाजू वाले को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर पे स्क्रैबल नहीं कर सकते, कहां करोगे? आंसर शीट लेने का, उल्टा पलटाने का, लास्ट पेज के ऊपर लिखने का रफ, जितना तुमको स्क्रैबलिंग करने का लास्ट पेज पे करने का। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, इंस्टीट्यूट का रूल है। तुमको जो भी रफ करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर में रफ करना रहा कहां करोगे, तो थ्योरी पेपर में भी रफ करना है तो कहां करोगे? पेपर पलटाने का, लास्ट पेज के ऊपर लिखने का मस्त बड़े हस्ताक्षरों में रफ, और नीचे पूरा स्क्रैबल करने का। जो जो भी स्क्रैबल करने का है, पूरा पेपर खत्म होने के बाद उसके ऊपर 2 काट मार देने का, तो वैल्यू और समझ जाएगा ये रफ है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार, सर नो। सबको समझ में आया पक्का? एक्सप्लेनेशन कैसे लिखने का है बोलो हाँ या ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। in the heading explanation in the heading explanation in the heading explanation write down the different points in the heading explanation. Write down the different points to conclude. Write down the different points to conclude the given case, to conclude the given case from provision till its answer, from provision till its answer, and its reasonings.
and its reasonings as follows. As follows. Point number A. Scribble the question. Scribble the question. Scribble the question and write down all the facts. Scribble the question and write down all the facts. Scribble the question and write down all the facts to point number 1 of the explanation. Write down all the facts to point number 1 of the explanation. उसी में if there are two different questions and facts, if there are two different questions and facts of same case study, if there are two different questions and facts of the same case study, create two different points. Create two different points. Point number B. Point number B. In the next point of explanation, in the next point of explanation, in the next point of explanation, write down the reasonings. Write down the reasoning that how the provision is applied. That how the provision is applied. And why the given answer should be considered. And why the given answer should be considered. Why the given answer should be considered. Next point. Next sub point C. All the calculations, all the reasonings, all the calculations, all the reasonings supporting the main answer, all the calculations, all the reasoning supporting the main answer should be given in explanation. Should be given in the explanation. Full stop. Full stop. लिखा सबने? So explanation समझ में आया? Next main point. क्या हुआ? महाशिवरात्रि. अरे मारे रात को वैसे भी जागना, बैठो पढ़ो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कर सके वैसे भी क्या करोगे मेरे को मालूम है. बेटर. काय का टेस्ट है? कब है? कल ही है क्या? मैं क्या करूं फिर? जॉब छोड़ दूं? है? एक दो ही रूल बाकी है, कंप्लीट कर लो. नेक्स्ट मेन पॉइंट. If there is any supporting case law, if there is any supporting case law, if there is any supporting case law, write down the name and decision. If there is any supporting case law, write down the name and decision. Full stop. Last point. Last point. Add an heading of an answer. Add a heading of an answer. Add a heading of the answer just as to give the answer. Add the heading of the answer just as to give the answer
To what exactly is asked? Just has to give the answer. To what exactly is asked? To what exactly is asked? Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोले सर नो. फिर भी 2-3 रूल बाकी है. तुमने एक अपन डील कर ले क्या? अभी तो छोड़ रहा हूं मैं 2 मिनट में. जस्ट सुन लो. तुम मेरे को समय दो, मैं तुमको लॉ से आजादी दूंगा. सीए फाउंडेशन के लॉ से. सर कल से आजादी दो. आज आजादी नहीं चाहिए ना. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो हमको आंसर राइटिंग भी करना है, हमको प्रैक्टिस भी करनी है, और तुम्हारी सबसे ज्यादा फटने वाली एक ही सब्जेक्ट में है. मैथ्स तो चलो ऑब्जेक्टिव में एबीसीडी का टिक करके निकल जाएगा. ठीक है. इको में भी एबीसीडी है. अकाउंट्स तुम बचपन से कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. बचा क्या? लॉ. ठीक है. तो तुम्हारे लॉ की वजह से लॉ ना लगे, इसलिए मेरे को समय दो. समझ में आया? पक्का हाँ है ना? तो आज के लिए इतना काफी करते हैं. सॉल्व फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.